हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज क्या देखने वाले हैं बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की जो प्रश्नावली वह 1.1 का क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ क्यू क्या है हमारा कोई पूर्णांक है। ठीक है, कोई पूर्णांक है। सबसे पहले देखो बच्चों कि विषम पूर्णांक बोल रहा है। विषम पूर्णांक होता क्या है बेसिकली, जो से दो से डिविजिबल नहीं हो। विषम संख्याएं क्या क्या होती है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है हमारा कहलाता है वो विषम संख्या। तो वो ऐसा पुट करके देखेंगे इसमें, क्या ये इसी के रूप में है। अगर हम एक तरह से थोड़ा सा एग्जांपल ले लें, 3 जो है वो मेरा बेसिकली इसी के रूप में है। ठीक है, 5 भी जो है वो इसी के रूप में है। इस तरह से सारे इसी के रूप में है, वो चीज़ अब शो करना है। तो क्या करेंगे, हमें किस रूप में यूज़ करके दिखाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के थ्रू में प्रयोग करके हमें शो करना है। ठीक है, तो आइए शो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन का साइन डालेंगे, उसके बाद माना कि क्या मान लेंगे बच्चों, तो हमने क्या लिखा बच्चों वो चीज़ देखते हैं। हमने लिखा माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक 1 है और b बराबर 6 है। b बराबर क्यों 6 मान लिए सर जी, क्योंकि देखो थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये यूक्लिड विभाजन का ही रूप है एक तरह से। क्या रूप है, 6q+r है, यहाँ पे 6q+1 है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे r चेंज हो रहा है, ये दोनों तो सेम ही है, क्या सेम है ना, ये दोनों तो सेम ही है। अब देखो यहाँ पे q क्या है, कोई पूर्णांक है, b मेरा हर एक जगह बराबर है, इसलिए हमने क्या कर लिया, b बराबर 6 मान लिया, क्योंकि a बराबर होता है bq+r होता है ना। तो b बराबर 6 मान लिया, a बराबर तो माना ही, और q का q रहने दिया, r का मान निकल जाएगा b के अनुसार से। तो अब एक चीज़ देखिए बच्चों, हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि r पॉसिबल कितना है हमारा होना। यहाँ पे देखें 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा, तो r का संभावितता मान क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए r का संभावित मान कितना हो जाएगा, संभावित मान बराबर क्या क्या हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन 6 नहीं होगा। संभावित मान क्या क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। तो अब आते हैं बच्चों कि कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में है। तो लेते हैं हम केस 1, क्या लेंगे, केस 1। अच्छा, केस 1 में क्या किया हमने, r का वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, केस 1 में r का वैल्यू, तो यहाँ पे a0 पुट किए, a0 का मतलब यहाँ पे दिखाएंगे बच्चों कि a क्या 0 जब पुट कर रहे हैं r का वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ 6 का 6 हो जाएगा, अच्छा q का q हो जाएगा, r का वैल्यू कितना 0, तो कहने का मतलब कितना दे दिया, ये हमारा दे दिया ना 6q। क्या दे दिया, 6q। अच्छा 6q दे दिया जी, हाँ जी। फिर केस 2 चलेंगे, अब देखो केस 2 में r का वैल्यू कितना लिया, 1 लिया, 6q और प्लस r का 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 6q+1। अब क्या ले लेंगे बच्चों, फिर केस 3 ले लेंगे। केस 3 में पहले सबको पुट करके इस तरह से लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है, उसी चीज़ को लिख देंगे। ठीक है, तो A2 में क्या हमारा निकल जाएगा 6q और +2। अब ये क्या हो गया हमारा 6q+2। ठीक है, फिर हमारा केस 3 आता है, सॉरी केस 4 आता है। केस 4 में क्या, A3 का वैल्यू पुट करेंगे, तो 6q और प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा 6q और प्लस में 3। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, यहाँ 6q+1 का 6q+1 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3q लिख सकते हैं, क्या 2 × 3q लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6q+1 का 6q+1 ही, क्योंकि इसमें कोई कॉमन पार्ट्स है नहीं। इसमें कॉमन पार्ट क्या है बच्चों, 2 है। अब 2 है तो यहाँ पे 3q और प्लस में 1, ये हो गया। अब इसका क्या कॉमन पार्ट है, 3 है, लेकिन हमें 3 लेने का ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक है,
ज़रूरत है नहीं। अच्छा क्यों नहीं है वो भी बताएंगे पहले, लेकिन क्या करेंगे, इसको 6 क्यूब + 3 ये वाला दोनों रूप मेरा देख रहे हैं, ये मिल गया ना, तो इसलिए इसको छोड़ दिया। हम इसको देखेंगे पहले कि कौन सा सम और कौन सा विषम में आएगा। ठीक है, तो केस नंबर 4 हो गया बच्चों। अब केस नंबर हमारा क्या आता है, 5 आता है, केस नंबर 5। अच्छा केस नंबर 5 में क्या हो जाएगा सर जी, केस नंबर 5 में A4 का वैल्यू पुट करेंगे। A4 हमारा कितना है, यहाँ पे देखो पहले 6Q और प्लस में कितना 4, तो हमारा कितना हो जाएगा 6Q, अगर इसका कॉमन हम पार्ट कर लेंगे तो 2, 3Q और प्लस में कितना 2 हो गया ना। अब फिर यहाँ पे केस 5 देखो, केस 6 देखो, केस 6 में जब हम 5 पुट करते हैं तो 6Q और प्लस 5 ये कितना हो जाएगा हमारा 6Q + 5 का 5 ही हो जाएगा। 1 2 3 यही वाला चीज़ हमें दिखाना था, बेसिकली हमने दिखा दिया। अब क्या करना है हमें वो चीज़ देखते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है, अब हमें सिर्फ लिखने का ज़रूरत है कि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और केस 5 में क्या कार्य हुआ है। तो हालांकि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा कि यहाँ देख पाते हैं कि केस 1, 3 और फिर 5 जो है वो 2 से विभाजित है। इसलिए हम चेक करते हैं यहाँ पे जो केस 1 है, ठीक है, यहाँ पे 6Q है, तो 6 जो है बेसिकली 2 से डिवाइड है। अगर ये 2 से सिर्फ 6 से डिवाइड है तो इसके आने वाला पार्ट्स में चाहे कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बाकी बात तो ये मल्टीप्लाई में है। अगर 2 हमारा कॉमन मिल गया तो कहने का मतलब ये पूरा पार्ट कटेगा, तो ये सम हो गया, ये सम संख्या का रूप हो गया। ठीक है, फिर हमारा जो केस 3 है, केस 3 में भी 2 मिल रहा है कॉमन, ये भी कट जा रहा है। फिर केस 5 जो है इसमें भी 2 हमारा कॉमन मिल रहा है, तो जो कट जा रहा है। इसलिए हमने कह दिया कि केस 1, 3 और 5 जो है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें 2 कॉमन मिल रहा है, वो विभाजित हो रहा है। जबकि हमने क्या किया, केस 2, केस 4 और केस 6 जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। क्यों है, केस 2 में देखिए 6Q + 1 का रूप है, यही तो कह रहा था प्रूफ करने। फिर हमारा क्या, केस यहाँ पे 4 6Q + 3 का रूप है, यही तो कह रहा था 6Q + 3 के रूप में। फिर अगला क्या कह रहा था, 6Q + 5 के रूप में, किसमें 6Q + 5 के रूप में, तो यही तो कह रहा था। ये चीज़ हो गया ना। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि जब R की वैल्यू हमारी सम में आ गया तो वो हमारा पूर्णांक का रूप भी जो दिया वो किस में दे दिया, सम में दे दिया। जैसे हमने 0 लिया तो ये सम के रूप में दे दिया, फिर 2 लिया तो वो भी सम के रूप में दे दिया, फिर 4 लिया तो सम के रूप में दे दिया। ठीक है, जब हमने ये 1, 3 और 5 लिया तो वो विषम के रूप में दे दिया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि कैसे 6Q + 1 और 6Q + 3 और 6Q + 5 के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देंगे सिद्ध हुआ या फिर प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्या कहता है क्वेश्चन, वो चीज़ हम पहले समझते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों की आर्मी की एक टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्यों आर्मी का जो है बैंड वाला है, पीछे मार्च करनी है। दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है वो चीज़ के बारे में बताना है। पहले देखो बच्चों की 616 है हमारा कैसा, ऐसा है जो कि बिना बैंड वाला है, और 32 ऐसा है जो कि बैंड वाला है। ठीक है, अब आपने पैरेड करते हुए देखा होगा कहीं फील्ड पे, जब हमारा फील्ड पे मार्च करते हैं कौन, सेना आर्मी, तो पहले कुछ बैंड वाले आगे रहते हैं, उसके पीछे ऐसे रहते हैं सेना जो कि बिना बैंड वाले होते हैं, उसको फॉलो करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये जो 616 है ये फॉलो करने वाले हैं, और ये जो है बैंड वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, बैंड वाले। तो अब क्या बोल रहा है कि समान स्तंभ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान स्तंभ होनी चाहिए। इसमें ये ना पूछ रहा है
हमें पहले क्या पूछ रहा है कि समान स्तंभ होनी चाहिए अधिकतम से अधिकतम, ठीक है। अब मान के चलो कि समान स्तंभ में इसमें 2 बैंड वाला, 4 बैंड वाला, इसमें 2 बैंड वाला, इसमें 1 बैंड वाला, या इसमें 3 बैंड वाला, इस तरह से हो सकता है। टोटल कितना 32 हो सकता है। और इसमें उसके बाद 616 में इसका भी कुछ पार्ट होगा। पर हमें समझना क्या है, हमें ये ना पूछ रहा है कि पहले स्तंभ में बैंड वाला कितना है और बिना बैंड वाला कितना है, ठीक है। दूसरा में भी ये ना पूछ रहा है कि कितना बैंड वाला है कितना बिना बैंड वाला है। हमें सिर्फ पूछ रहा है कि कितना स्तंभ है, कितना स्तंभ है, वो चीज़ पूछ रहा है, वो चीज़ देखना है, ठीक है। तो वो चीज़ देखने के लिए हम क्या करेंगे, वो चीज़ समझते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि दोनों समूहों में समान संख्या होनी चाहिए, सब में बराबर होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि इसका पार्ट भी इक्वल पार्ट यहाँ मिलना चाहिए, इसका भी इक्वल पार्ट मिलना चाहिए, इसका भी, सबका इक्वल पार्ट्स मिलना चाहिए। मार्च का जो स्तंभ होगा ना, मान के चलो कि हमारा 4 स्तंभ है, तो चारों में संख्या जो होगी हमारा समान होना चाहिए। अगर इसके पास x संख्या हो तो इसके पास भी x, इसके पास भी x, ठीक है। उस तरह से ये कितने स्तंभ हैं वो चीज़ दिखाना है। तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो चीज़ अब देखते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि क्या दिया गया है पहले हमारा। तो हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बच्चों, क्या दिया है? दिया है हमारा कि आर्मी की कुल सदस्यों की संख्या, आर्मी की कुल सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, अच्छा कौन सी वाली है ये सदस्यों की संख्या, ये कौन सी वाली है? ये है बिना बैंड वाली, इसकी है हमारा 616, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? बैंड वाले, बैंड वाले आर्मी, ठीक है, आर्मी की कुल सदस्यों की संख्या बराबर कितना हमारा 32, ये हो गया। अब क्या करना है बच्चों, हमें देखना है कि दोनों स्तंभों में बराबर होनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा समझाते हैं आपको कि मान के चलो कि ए है और बी है, कोई ए और ए के पास में भी कुछ संख्या और बी के पास में भी कुछ संख्या है। अब इन दोनों का अधिकतम पार्ट्स अगर निकालना है तो कहने का मतलब इन दोनों का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। क्या करेंगे? अगर अधिकतम संख्या निकालना है तो क्या निकालेंगे? इसका HCF निकालेंगे। क्यों? HCF का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H मीन्स हाईएस्ट, C मीन्स कॉमन, F मीन्स फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, और कॉमन मतलब दोनों में मिल जाए, और फैक्टर मतलब कि दोनों का जो गुणनखंड होगा उसमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्या लिख लेंगे कि दोनों समूहों का, चूंकि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करने की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या बराबर हमारा हो जाएगा क्या? HCF। किसका बच्चों? किसका अधिकतम संख्या? HCF ऑफ 616 कोमा, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे और 32 का, इसी दोनों का जो HCF निकालेगा। और एक पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, हमें ये ना कह रहा है, इस चैप्टर में बेसिकली हम यूज़ करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के थ्रू निकालते हैं HCF, वो बात सही है, हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको स्पेशली ऐसा कहा नहीं गया है कि आप वो यूज़ करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के थ्रू में और बताइए। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना जो बचपन में विधि यूज़ करते थे उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, दूसरा नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के थ्रू में भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना बचपन वाला विधि निकाल के सीधा सा, हमें आंसर निकालने बोल रहा है ना, तो अपना बचपन वाला विधि से निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम 616, ये 32 हुआ, 32 को यहीं से करते हैं, ये 32 हुआ, 32 से हम डिवाइड करेंगे 616 में। अब बताओ बच्चों, 32 दूनी 64, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में पहले क्या देंगे? 32 दे देंगे, ठीक है। हमारा कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 11 में 2 जाएगा तो 9 बच जाएगा इधर, और इधर मेरा 5 में 3 गया, 2 29, और अब क्या बच गया? 296। कितना बच गया हमारा बच्चों? 296 बच गया। तो 296 बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा आ रहा है क्या? ज़्यादा बड़ा आ रहा है ना, 296 जो है हमारा बड़ा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले गुना करके देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या
कि अगर 3 जो है 3 को पहले गुना करके देखेंगे किसी ऐसे नंबर से जो 2 के करीब आए। पहले तो देखेंगे 2 छोटा है तो 3 को किससे गुना करेंगे, उसके बड़े वाले, फिर यहाँ 2 डिजिट देखेंगे, क्या है 2 डिजिट हमारा 29 है। यह गुना करने की विधि है, आप डायरेक्ट गुना करके कर सकते हो अगर आपको कोई दूसरा विधि, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा दिए कि कैसे करके देखते हैं। तो 3 को बेसिकली हम क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे तो 21 आएगा, 8 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, और फिर जब 9 से गुना करेंगे तो 27 आएगा। मतलब 29 से लगभग में 9 है, तो 9 से गुना करेंगे बच्चों। अब 9 से पूरे को गुना कर दो तो 9 दूनी 18 का 8 बच गया 1, 9 तिया 27 और 1 9 दूनी 18 और 27 1 28, कितना बच गया अब बच्चों हमारा यहाँ पे बच जाएगा, देखो 16 में गया 8 और ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल। क्या बच गया 8 बच गया। 8 से 32 को जैसे ही बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं, 8 से 32 को जैसे ही बच्चों हम डिवाइड करेंगे तो 4 बार में हमारा 32 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब हमारा HCF कितना दे रहा है, HCF दे रहा है 8। मतलब अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी 8 होगी। तो लिख देंगे ना अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बताइए, 8 हो जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। आप यहाँ पे 8 जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के थ्रू में भी निकाल सकते थे, या आपको जिस विधि से आता है HCF निकालने आप उस विधि से निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेशली रूप से कहा नहीं गया था कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के थ्रू ही निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ में।